हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आज की ये क्लास आपके आगामी वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जीके, जीएस सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग एंड तक इस क्लास में बने रहिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट आप सभी को इस क्लास में मिलेगा, तो एंड तक आप सभी लोग बने रहें। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पार्ट 1 आप सभी के सामने है। कल से डेली आप सभी को ये क्लास मिलेगी रात 8 बजे। तो आप लोग स्टडी विद एम पर अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस सेशन में, राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए, राज्य में स्थित चारों धाम हैं आपके गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। देखिए, गंगोत्री की ऊंचाई की अगर मैं बात करती हूँ तो गंगोत्री की ऊंचाई कितनी है, 3048 मीटर। वहीं यमुनोत्री की समुद्र तल से ऊंचाई है 3235 मीटर। बद्रीनाथ की है 3133 मीटर और आपके केदारनाथ की है 3584 मीटर। तो समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में इनको लगाना है तो सबसे पहले आपका आ जाएगा गंगोत्री, फिर आपका बद्रीनाथ, फिर यमुनोत्री और लास्ट में केदारनाथ। तो इस हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गंगोत्री मंदिर की बात की जाए तो गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के तट पर माँ गंगा का मंदिर है। देखिए, आयोग का जो पैटर्न है वो काफ़ी डीप भी रहता है, कभी कभी आयोग जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो आप सभी को यहाँ पे एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो मैं बताने की कोशिश करूँगी, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए ताकि आगामी एग्ज़ाम में आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो नोट डाउन करते चलिएगा इन पॉइंट्स को। गंगोत्री मंदिर है आपके उत्तरकाशी ज़िले में और इस मंदिर को भागीरथी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया पूछ लिया जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने वर्ष 1807 ईस्वी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया। पुनरुद्धार किसने कराया पूछ लिया जाए तो जयपुर के राजा माधो सिंह ने वर्ष 1935 ईस्वी में इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। गंगोत्री मंदिर से रिलेट करके एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है कि बताइए गंगोत्री मंदिर की शैली कौन सी है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। कत्यूरी शिखर छत्र पैगोड़ा शैली है इस मंदिर की, आप लोग ध्यान रखिए। और देखिए, बद्रीनाथ की अगर मैं बात करती हूँ तो बद्रीनाथ आपके कहाँ पर है, चमोली में बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती है पूछ लिया जा सकता है, तो विष्णु की यहाँ पे पूजा की जाती है। यमुनोत्री मंदिर जो है ये किस जिले में है, उत्तर काशी जिले में यमुना नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। सबसे पहले यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कराया था किसने, सुदर्शन शाह ने वर्ष 1850 ईस्वी में। लकड़ी से बनाया गया था ये मंदिर स्टार्टिंग में, और वर्ष 1862 ईस्वी में भवानी शाह ने यमुनोत्री में काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की थी। और आप सभी से पूछ लिया जाए कि आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो प्रताप शाह द्वारा आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कराया गया। पुनर्निर्माण कराया गया था महारानी गुलेरिया के द्वारा। और केदारनाथ मंदिर की अगर बात की जाए तो केदारनाथ मंदिर आपके है कहाँ पर, रुद्रप्रयाग
जिले में स्थित है। महाभारत के वन पर्व में इसे भृंगतुंग कहा गया है। केदारनाथ मंदिर की शैली पूछ ली जाए तो आप नोट कर लीजिएगा, कत्यूरी शैली है इस मंदिर की। अगला क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का क्रम कौन सा सही है इनमें से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून की नगरीय जनसंख्या की बात करूं मैं तो 55.52% यहाँ की नगरीय जनसंख्या है। अगला देखिएगा, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ये आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस राजवंश से है पूछ लिया जाए तो नोट कर लीजिएगा, कार्तिकेयपुर राजवंश से इसका संबंध है। ललित सूर्यदेव इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था। ललित सूर्यदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मग्न धरती उद्धार के लिए बड़ा अवतार के समान बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका, प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों निम्न में से किस कवि की है? तो देखिए, उठो गढ़वालियों ये कविता किस कवि की है बतानी है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यनारायण रतूड़ी, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है किस नदी को? दामोदर नदी को। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। दामोदर नदी जो है ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ये पॉइंट याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी नदी की बात करूं तो इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक इसे कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है पूछ लिया जाए तो आपकी एक नदी है वांगो नदी, जिसे चीन में येलो रिवर भी कहा जाता है और इसी वांगो नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। और देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है पूछ लिया जाए? हीरा कुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि किस नदी पर? दामोदर नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित है। सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी कहाँ से निकलती है पूछ लिया जा सकता है। आप याद रखेंगे, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। देखिए, अमरकंटक की जो पहाड़ी है यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक तो है आपकी नर्मदा नदी, दूसरी है आपकी सोन नदी। तो अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती है, ध्यान दीजिएगा। नर्मदा नदी जो है इस नदी के किनारे जबलपुर शहर स्थित है। इसके अलावा ओंकारेश्वर बांध पूछ लिया जाए किस नदी पर बना है तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है मध्य प्रदेश राज्य में। सरदार सरोवर बांध भी इसी नदी पर स्थित है। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात ये भी आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। ये सभी जलप्रपात और बांध जो हैं ये आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है? तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है इनमें से कालबेलिया, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। दलखाई जो है ये किस राज्य की नृत्य शैली है पूछ लिया जा सकता है, आपको याद रखना है ओडिशा राज्य का ये नृत्य है। और गिद्दा और भांगड़ा ये आपके कहाँ पर किस राज्य का है? पंजाब राज्य का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रही एक देश एक धड़कन पहल किस विभाग द्वारा लॉन्च की गई है? तो देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए करंट अफेयर भी इस क्लास में मेंशन की गई है ताकि सारी तैयारी आपको एक ही क्लास में आपकी हो जाए, एक ही क्लास से। तो आप लोग डेली इस क्लास को देख सकते हैं। कल से रात 8 बजे ये क्लास आपको डेली मिलेगी स्टडी विद एम पर, तो आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए, हाल ही में चर्चा में रही एक देश एक धड़कन पहल ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, ऑप्शन
सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा बहादुरों या वीरों के सम्मान के लिए इस पहल को लॉन्च किया गया है। एकता, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान के लिए यह पहल लॉन्च की गई है, ये आपको याद रखना है। संस्कृति मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन है, पूछ लिया जा सकता है, तो नोट कीजिएगा गजेंद्र शेखावत। गजेंद्र शेखावत वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो देखिए 12 साल बाद इसका प्रारंभ हुआ है पुष्कर कुंभ का, और कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में इसे प्रारंभ किया गया है। उत्तराखंड के चमोली जनपद में। किस जनपद में? जनपद भी पूछ लिया जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा चमोली जनपद के माणा गांव के केशव प्रयाग में पुष्कर कुंभ जो है ये प्रारंभ हुआ है। अब केशव प्रयाग जो है यहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती नदियां आकर मिलती हैं, यानी कि अलकनंदा और सरस्वती का यहाँ पर संगम होता है केशव प्रयाग में। तो यहीं पर इस कुंभ का आयोजन किया गया है, पुष्कर कुंभ इसका नाम है। 12 साल बाद इसका आयोजन हुआ है। क्यों इसका आयोजन हो रहा है, क्या खास इसकी वजह है? तो देखिए बृहस्पति ग्रह का मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है, जो कि एक खगोलीय घटना है, तो इसी के उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, उत्तराखंड की सांस्कृतिक जड़ों को सहेजेगा धरोहर संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए सांस्कृतिक जड़ों को सहेजने वाला ये संवाद है जिसका नाम है धरोहर संवाद 2025, और इसका आयोजन कहाँ पर? श्रीनगर में किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए ये योजना है मुख्य सेवक संवाद योजना, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है आपका। और किसने इसकी शुरुआत की है? मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से? कुनिंद वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी ये कुनिंद, जो राजवंश है कुनिंद लोग उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। कुनिंद शासन की जो जानकारी है ये कहाँ से मिलती है? कुनिंद मुद्राओं से, ये आपको याद रखना है। कुनिंद शासन की जानकारी का एकमात्र स्रोत कुनिंद मुद्राएं हैं, और कुनिंद मुद्राएं उत्तरकाशी के देवढोंगा और टिहरी के अठोर से मिली है। कुनिंदों की पहली जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी, पूछ ली जा सकती है। कलकूट में इनकी पहली राजधानी थी, और दूसरी राजधानी कहाँ पर थी? शत्रुघ्न में, ये आपको याद रखना है। इस वंश का शक्तिशाली शासक कौन सा है, पूछ लिया जा सकता है। आप नोट कर लीजिएगा, अमोघ भूति कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक था। अमोघ भूति की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक और दक्षिण में सुनीत से बेहद तक प्राप्त हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो देखिए चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर जो था ये एक नजराना था। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? तो देखिए बेराइट्स पाया जाता है देहरादून में। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो रखा है, तो आप लोग देहरादून इसका राइट आंसर लगा लीजिए। देहरादून जो है यहाँ पर बेराइट्स पाया जाता है। देहरादून में बेराइट्स धातु के भंडार हैं। देहरादून में खनिज संपदा की अगर मैं बात करती हूँ तो देहरादून में कालसी के पास मंदारम एवं बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म का चूना
पत्थर के भंडार हैं, ये आपको याद रखना है। मसूरी में क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर के भंडार है। और संगमरमर मुख्य रूप से कहाँ पर? देहरादून में मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये पुस्तक किसने लिखी है? यशवंत सिंह कटौच ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, मध्य हिमालय का पुरातत्व। इसके अलावा उत्तराखंड का नवीन इतिहास, मध्य हिमालय की कला, इन सभी पुस्तकों के लेखक कौन है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित हुई? तो देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी जो कि देहरादून में है, इसकी स्थापना देहरादून में कब हुई थी? वर्ष 1932 में। भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इन शॉर्ट इसको IMA बोला जाता है। तो IMA की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में हुई थी। 10 दिसंबर 1932 को IMA का औपचारिक उद्घाटन हुआ था। और इसकी स्थापना किसने करी? पूछ ली जा सकती है, आपको याद रखना है, सर फिलिप चिटवुडबर्ड ने इसकी स्थापना की थी। आप सभी को आज की क्लास पसंद आ रही है, आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सके आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ें और लाभ लें इस क्लास से। जितने भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग शेयर इसे ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज़ से लाभ ले पाएँ। अगला है आपका, फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्न में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था? तो ये था आपका मोती मस्जिद। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य में स्थित है आपका मालवा का पठार। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालवा का पठार देखिए पश्चिमी मध्य भारत का एक प्रमुख पठार है और ये लावा पठार है। ध्यान दीजिएगा, ये किस प्रकार का पठार है पूछ लिया जा सकता है आयोग के द्वारा। तो ये लावा पठार है जो कि ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ है और ये विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है। इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग तक है। मालवा का पठार जो है ये समुद्र तल से लगभग 496 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना ये है आपके बेतवा नदी पर। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी, इसका प्राचीन नाम क्या था? वेत्रवती। वेत्रवती इसका प्राचीन नाम था। बेतवा भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है और ये यमुना की उपनदी है। यमुना नदी की ये एक उपनदी है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलती है। तो यहाँ से निकल कर ये उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, इसके बाद विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। और माता टीला जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में किस नदी पर? बेतवा नदी पर स्थित है। और इस बांध का जो निर्माण किया गया था वर्ष 1958 में किया गया था। तो ये क्वेश्चन से रिलेट करके जो भी पॉइंट निकल के सामने आ रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ इस क्लास में। तो आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको रिवाइज भी करते चलिए आप सभी लोग। अगला है आपका, भारतीय पुरातत्व का जनक किससे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है कनिंघम को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है और कनिंघम जो हैं ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो देश में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के सर्वेक्षण और परिरक्षण के लिए जिम्मेदार है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाए तो नई दिल्ली में यानी कि न्यू दिल्ली में
इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार से जोड़ा गया? तो ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा ये संविधान संशोधन था जिसके द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार से जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर है 86वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। तो कि गाइस आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से डेली आप सभी को ये क्लास मिलेगी, तो आप लोग रात 8 बजे इस क्लास को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।